Hi students, now we are going to study about the first chapter, Indian Economy on the Eve of Independence. अगर हम इसकी हिंदी देखें तो इसका एक ही हिंदी होता है और वो ये है कि आज़ादी की पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था। आज़ादी की पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की थी, उस समय क्या क्या फीचर्स थे, उस समय की क्या कंडीशंस थी, उन सभी के बारे में हम इस फर्स्ट चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं। और ये क्लास 12th में इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट बुक की फर्स्ट चैप्टर है। जब तक इस चैप्टर को हम ठीक से नहीं समझते हैं, जब तक उस समय की कंडीशंस को जिसकी वजह से डिसीजंस लिए गए, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज को एडॉप्ट की गई, जब तक हम उस समय की कंडीशंस को नहीं समझते तब तक आज की जो हमारी अपनी इकोनॉमी है उसकी जो शेपिंग हो रही है वो समझ में नहीं आ सकती। आजादी से पहले अगर भारतीय अर्थव्यवस्था को हम देखें तो उसको दो भाग में बांटना होगा। पहला, अंग्रेजों से आने के पहले का समय, दूसरा अंग्रेजों के आने के बाद का समय और तब से लेकर के आजादी तक का समय। अगर हम अंग्रेजों से आने के पहले की बात करें तो इंडियन इकोनॉमी प्रॉस्परस इकोनॉमिक थी, सेल्फ रिलायंट थी और वो अपने कॉटेज इंडस्ट्रीज की वजह से, वो अपने हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज की वजह से पूरी दुनिया में फेमस था। हाँ, ये था कि आज की तरह फैक्ट्रीज उस समय सेटअप नहीं थी, मगर जो गांव की अर्थव्यवस्था थी वो इंडिपेंडेंट थी। गांव के लोग अपनी सभी जरूरतों की चीजों को, अपनी सभी जरूरत की चीजों को स्वयं पैदा कर लेते थे, वो शहरों पर निर्भर नहीं थे। अंग्रेजों के आने से पहले 85% पॉपुलेशन गांवों में रहता था और वो अपनी ऑक्यूपेशनल रिक्वायरमेंट को पूरा करने में सक्षम था। मगर अंग्रेजों के आने के बाद और राजा रजवाड़ों के खत्म होने के उपरांत एक अलग इकोनॉमिक स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलता है और उस इकोनॉमिक स्ट्रक्चर में हम ये देखते हैं कि अंग्रेजों ने भारतीय अर्थव्यवस्था को यानी इंडियन इकोनॉमी को अपने मुताबिक, अपने डेवलपमेंट के लिए, अपने प्रोटेक्शन के लिए जैसे चाहा वैसे इस्तेमाल किया। देखिए, मैं यहाँ पे कुछ और वर्ड इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, मैं स्पष्ट तौर पे कह रहा हूँ, अंग्रेजों को जैसे समझ में आया उन्होंने वैसे भारतीय अर्थव्यवस्था का इस्तेमाल किया। अपनी इकोनॉमी के प्रोटेक्शन के लिए, अपनी न्यूली इंडस्ट्रियलाइज्ड सेक्टर के प्रमोशन के लिए, न्यूली इंडस्ट्रियलाइज्ड सेक्टर के प्रोडक्ट्स को सेल करने के लिए, उसके लिए रॉ मटेरियल के इंतजाम करने के लिए उन्होंने इंडियन इकोनॉमी का बखूबी इस्तेमाल किया। इंडियन इकोनॉमी को उन्होंने फीडर इकोनॉमी के रूप में इस्तेमाल किया। एक इकोनॉमिस्ट के द्वारा यह कहा भी जाता है कि अंग्रेजों के पास एक स्पंज था जो भारतीय अर्थव्यवस्था में भारत की गंगा के पास वो ले आते थे और उसमें डाल करके पूरी इकोनॉमिक ब्लड को सोख लेते थे और फिर अपने यहां जाकर के अपने यहाँ की टेम्स नदी में उसको वो निचोड़ देते थे। यहां का इकोनॉमिक ब्लड निकल करके सीधे वहां जाकर के टेम्स नदी में जाता था और वहां की जनता उससे फ्लरिश होती थी। एंड दिस टाइप ऑफ स्टेटमेंट वाज गिवन बाय वन इकोनॉमिस्ट एट दैट पीरियड। दे वर sucking the blood of economic blood of Indians in Indian economy, and after that
they were using all that blood for protection, promotion and expansion of the British economy. अगर हमें इंडियन इकोनॉमी को ठीक से पढ़ना हो, स्पेशली ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, तो हमको उस समय के 5-6 सेक्टर्स को देखना होगा. पहला, उस समय की एग्रीकल्चरल सेक्टर कैसी थी, उस समय की इंडस्ट्रियल सेक्टर कैसी थी, उस समय का फॉरेन ट्रेड कैसा था. इसके अलावा ये देखना होगा बर्थ रेट और डेथ रेट कैसा था. यह भी देखना होगा कि ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर्स कैसे थे. यह भी देखना होगा उस समय की इकोनॉमिक और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर कंडीशंस कैसी थी. क्योंकि जब तक इन 6 बिंदुओं पर हम वर्कआउट नहीं करते हैं, हम आजादी के समय जो भी अर्थव्यवस्था हमको विरासत के रूप में मिली, उस समय की कंडीशंस के बारे में हम नहीं समझ सकते. उस समय हमें सब कुछ मिला, सब कुछ सिवाय खुशहाली के. और खुशहाली अगर थी तो बस इस बात की थी कि हम अंग्रेजों से आजाद हो गए. अदरवाइज जो हिंदुस्तान था उसके 3 टुकड़े हो गए. पहला बना इंडिया, दूसरा बना वेस्ट पाकिस्तान जो आज की डेट में पाकिस्तान के नाम से जाना जाता है, तीसरा बना ईस्ट पाकिस्तान जो आज की डेट में बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है. उस समय आजादी की पूर्व संध्या पर मीन्स ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, India was divided. I should not say like India. Hindustan was divided into 3 parts. Means division was inherited by us. चूंकि अंग्रेजों ने भारत पर आजादी से पहले 200 साल शासन किया, लगभग 200 साल, क्योंकि उसकी शुरुआत ही पलासी की लड़ाई से होती है, यानी 1757, और 1857 तक, यानी 1757 से लेकर के 1857 तक, यानी टोटल 100 इयर्स ब्रिटिश कंपनी ने इंडिया का एक्सपोर्ट किया. फिर 1857 से लेकर के 1947 तक, यानी 90 इयर्स, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया का एक्सपोर्ट किया. कुल मिलाकर के अगर हम देखें तो अप्रॉक्सीमेटली 190 इयर्स एक विदेशी संस्था और विदेशी सरकार ने मिलकर के पूरे हिंदुस्तान का एक्सप्लॉयटेशन किया, पूरे हिंदुस्तान का एक्सप्लॉयटेशन किया. अगर हम आजादी के समय की बात करें और उस समय की इकोनॉमी को समझने का प्रयास करें तो उस समय 2 क्वेश्चंस हमारे दिमाग में आता है. 2 क्वेश्चंस आर कमिंग इन आवर माइंड कि भारतीय अर्थव्यवस्था उस समय कैसी थी. वाइब्रेंट इकोनॉमी थी या स्लो इकोनॉमी थी, बैकवर्ड इकोनॉमी थी या डेवलपिंग इकोनॉमी थी, किस तरह की इकोनॉमी थी. तो पहले जो वर्ड मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, पहले उसके लिए समझना जरूरी है. स्लो इकोनॉमी क्या होती है? स्लो इकोनॉमी का मतलब है कि जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो रही है लंबे समय से एकदम धीरे 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 हो रही है. इतनी धीरे हो रही है कि जो विकास है, जो वृद्धि है, जो डेवलपमेंट है, जो इंक्रीमेंट है, वो समझ में ही नहीं आ रहा है. बहुत स्लो. वाइब्रेंट इकोनॉमी का मतलब होता है कि इकोनॉमी अपने अवेलेबल रिसोर्सेज का इस्तेमाल, अपनी अवेलेबल टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग एनवायरनमेंट कर रहा है. बैकवर्ड इकोनॉमी मीन्स वो एग्रो बेस्ड इकोनॉमी है, अपनी जरूरत की चीजों को प्रोड्यूस करता है अगर मौसम अच्छा है तो. अगर मौसम अच्छा नहीं है, टाइम पर रेनफॉल नहीं होता है, तो वो अपनी इकोनॉमी को इस्तेमाल नहीं कर सकता. बैकवर्ड इकोनॉमिक में
हम इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक के एग्जिस्टेंस को लगभग ना के बराबर देखते हैं, लगभग ना के बराबर देखते हैं। लेकिन डेवलपिंग इकोनॉमी को अगर हम देखें तो उसमें बैकवर्ड इकोनॉमी के सारे फीचर्स होते हैं, बस दो चीजें होती हैं जो उसमें प्लस हो जाती हैं। वो ये है कि वो जो एग्रो बेस्ड इकोनॉमी है वो इंडस्ट्रियल सेक्टर की तरफ ट्रांसफर होता है और धीरे धीरे इसमें टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट होने लगता है। अगर हम इंडियन इकोनॉमी को 1947 के मुताबिक देखें तो हम ये पाएंगे कि उस समय की जो इकोनॉमिक थी वो बहुत ज्यादा स्लो थी और बैकवर्ड थी। मैं दोबारा कह रहा हूं, उस समय की जो इकोनॉमिक थी वो बहुत स्लो और बैकवर्ड इकोनॉमिक थी। जिस समय देश आजाद हुआ उस समय इंडिया के पास कोई इकोनॉमिक सिस्टम नहीं था, क्योंकि वो अंग्रेजों के द्वारा कंट्रोल हो रहा था, इसलिए कैपिटलिज्म के थ्रू वो कंट्रोल किया जा रहा था। यहां पर भी कैपिटलिज्म के थ्रू जब वो कंट्रोल किया जा रहा था तो यहां पर मेन मोटिव प्रॉफिट ही था और प्रॉफिट के मुताबिक सारे काम होते थे। मगर यहां प्रॉफिट भारतीयों की बात नहीं हो रही है, यहां जो भी प्रॉफिट की बात हो रही है वो अंग्रेजों की बात हो रही है। अंग्रेज अपनी प्रॉफिट के मुताबिक भारत में सभी कार्य करते थे। अंग्रेजों ने जो कुछ भी भारत में किया है वो सिर्फ अपने प्रोटेक्शन, अपने प्रमोशन, अपने एक्सपेंशन के लिए किया है। अब यहां जो मैं अपने का वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूं वहां पर ब्रिटिश इकोनॉमी से रिलेशन है उसका, और अंग्रेजों ने केवल अपने डेवलपमेंट के लिए सारे काम किए हैं। मैं दोबारा कह रहा हूं, अगर इंडियन इकोनॉमी को ठीक से समझना है तो हमें उस समय के इंडस्ट्रियल सेक्टर को, उस समय के एग्रो बेस्ड सेक्टर को, उस समय के फॉरेन ट्रेड को, उस समय के डेमोग्राफिक प्रोफाइल ऑफ द कंट्री को, उस समय की ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर को, उस समय की इकोनॉमिक एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर को देखना होगा।